फिल्म की शुरुआत होती है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक गांव से। इस गांव का नाम जिनलोंग है। ये समय है 1931 का। इस गांव में आदिवासी लोग ही रहा करते हैं और पिछले 100 सालों से यहाँ गोरे अंग्रेज लोग इनको जमीन बढ़ाने से रोक रहे हैं। इसी समय यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक कानून पास हुआ जिससे आदिवासियों की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। आदिवासियों का एक लीगल गार्जियन भी बनाया जाता है जिसका नाम A.O. नोवेल होता है। वो अपने पावर से इन आदिवासियों की लाइफ को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता है। साथ ही यहाँ पर जो हाफ कास्ट चाइल्ड होते हैं जिन्हें कोई भी गोरा कभी भी उठा सकता है, यहाँ हाफ कास्ट चाइल्ड उनको कहते हैं जिनकी माँ आदिवासी होती है और पिता अंग्रेज। ऐसी ही एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मॉली है। इसकी उम्र अभी सिर्फ 14 साल है। ये अपनी माँ और नानी के साथ रहती है। इसके पिता इनके साथ नहीं रहते, वो ऑस्ट्रेलिया में फेंस बनाने का काम करते हैं। दरअसल इस समय ऑस्ट्रेलिया में फेंस यानी हजारों मील लंबी तारों की दीवार बनाई जा रही है जिससे कि इस ऑस्ट्रेलिया में जितने भी खरगोश या जानवर जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं उनको रोका जा सके, क्योंकि वो जानवर फसलों को खराब कर देते हैं। मॉली को कबीले में दिखाया जाता है कि उसे 2 पुलिस वाले देख रहे हैं। मॉली के साथ उसकी 2 बहन भी होती हैं जिनमें एक की उम्र अभी 8 साल है, उसका नाम डेजी है। मॉली के साथ जो दूसरी लड़की रहती है वो उसकी 10 साल की एक कजन है जिसका नाम ग्रेसी है और ये तीनों के तीनों हाफ कास्ट चाइल्ड हैं। ये दोनों पुलिस वाले उनको देखकर वहां से चले जाते हैं। जब ये बात नोवेल को पता चलती है तो वो तीनों बच्चियों को उनके गांव घर से उठाने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद पुलिस वहां उनके घर जाती है और तीनों बच्चियों को उठा लेती है। मॉली की माँ और नानी इसका बहुत विरोध करती हैं, लेकिन सरकारी लोगों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती और फाइनली तीनों बच्चियों को पुलिस उठाकर ले जाती है। वो तीनों बच्चियों को कई 100 किलोमीटर दूर ट्रेन में जानवरों की तरह एक तार की जाली में बंद करके ले जाते हैं। वो जिस जगह पर जाते हैं उस जगह का नाम पर्थ है। यहाँ पर मिशनरीज काम करते हैं और ये मिशनरीज हाफ कास्ट चाइल्ड्स को घर के काम, खेती के सारे काम सिखाते हैं ताकि वो गोरे लोगों के घर पर काम कर सके। आगे चलकर ये लोग गोरे लोगों से शादी भी कर सकते हैं। इनका मानना था कि 3 पीढ़ी के बाद हाफ कास्ट चाइल्ड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। इसके बाद उनके बच्चे गोरे बच्चों में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। यही एक बड़ा कारण होता है कि वो आदिवासियों के उन बच्चों को जिनके पिता गोरे हैं उनसे छीन कर यहाँ ले आते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे उन बच्चों और उनके परिवारों के दिल पर क्या बीतेगी। कुछ दिनों बाद मिस्टर नोवेल को दिखाया जाता है। वो मॉली को पास बुलाकर उसका स्किन चेक करता है कि उसमें कुछ बदलाव हुआ है या नहीं। उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं दिखता। दरअसल जिन बच्चों के स्किन में बदलाव होता है उनसे फिर ये सब काम नहीं करवाया जाता, बल्कि उन्हें नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने भेज दिया जाता है। अब मॉली और उसकी बहनों को यहाँ के तौर तरीकों में पूरी तरह से ढलना है, इसलिए उन्हें यहाँ सब कुछ सिखाया जा रहा होता है। कुछ दिनों के बाद यहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जो घोड़े पर बैठा होता है। यहाँ के लोग इसे ट्रैकर बोलते हैं। ये अपने साथ एक लड़की को लेकर आ रहा होता है जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ से भाग जाती है। ट्रैकर का यहाँ पर यही काम होता है। जो बच्चियां यहाँ से भाग जाती हैं वो उनको वापस पकड़कर वहीं वापस ले आता है। वो जिस बच्ची को पकड़कर लाता है उसको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है और बहुत बुरी तरीके से उसकी पिटाई की जाती है। मॉली और उसकी दोनों बहनें ये सब कुछ देख रही होती हैं। हालांकि कुछ दिनों तक यहाँ रहने के बाद मॉली भी ऐसा ही करेगी। वो अपनी बहनों के साथ मिलकर यहाँ से भाग जाएगी। मॉली का दिल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता और उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जब सारे बच्चे चर्च में प्रेयर करने गए होते हैं तब मॉली अपनी बहनों के साथ यहाँ से भाग जाती है। मॉली को अपने घर के बारे में या उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है कुछ भी नहीं पता होता। वहाँ दूसरी ओर सारे बच्चे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि वहाँ से कौन गायब है। रात को सोने से पहले जब नन उनकी अटेंडेंस लेती है तब अटेंडेंस के दौरान उसको पता चलता है कि मॉली और उसकी दोनों बहनों को सुबह से किसी ने नहीं देखा है। उसके बाद ये बात ट्रैकर को बताई जाती है। ट्रैकर बच्चों को ढूंढने में बहुत ही शार्प होता है। वो उनके कदमों के निशान को देखकर उन तक पहुंच जाता है। जब ट्रैकर मॉली और उसकी बहनों को ढूंढने जाता है तो उनके कदमों के निशान को देखकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं मॉली और उसकी बहनों को दिखाया जाता है कि वो लगातार भाग रही हैं। उन लोगों को बस ये लगता है कि किसी भी तरह से वो घर पहुंच जाए। इन लोगों को कैंप से भागे हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं। ट्रैकर भी लगातार इनका पीछा कर रहा होता है। मॉली को ये महसूस हो जाता है कि ट्रैकर उनके कदमों के निशान को देखते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो एक नदी के किनारे पहुंचकर रुक जाती है और अपनी बहन से उसका बैग मांगती है।
और बैग को झाड़ियों के दूसरी तरफ टांग देती है, जिससे कि ट्रैकर को ये लगे कि वो लोग दूसरी तरफ गए हैं। इसके बाद मॉली खुद पानी के रास्ते बढ़ने लगती है ताकि ट्रैकर को उनके कदमों के निशान न मिले, मगर ट्रैकर भी उनकी ये चालाकी को समझ जाता है और मॉली के पीछे ही आगे बढ़ने लगता है। मॉली और उसकी बहनों को ये आभास हो जाता है कि ट्रैकर उसके आसपास ही है, इसलिए ये तीनों झाड़ियों के पीछे छुप जाती हैं, इसलिए ट्रैकर उन्हें नहीं देख पाता। जब ट्रैकर वहां से निकल जाता है तब ये बहनें आगे का सफर तय करती हैं। ये तीनों काफी भूखी होती हैं। तभी इनको दो आदमी दिखाई देते हैं जो उनकी तरह ही आदिवासी हैं। इनके पास शिकार किया हुआ जानवर है। वो आदिवासी लोग इन तीनों के कपड़े देखकर समझ जाते हैं कि ये लोग कैंप से भागी हुई हैं। साथ ही उन्होंने वहां पर ट्रैकर को भी देखा था। वो इन तीनों को बताता है कि ट्रैकर बहुत ही स्मार्ट है। आज तक जो भी कैंप से भागा है उन लोगों को ट्रैकर पकड़कर वापस से कैंप ले गया है। वो मॉली से पूछता है कि तुम लोगों को कहाँ जाना है। मॉली बताती है जिनलोंग। फिर वो कहता है जिनलोंग यहाँ से बहुत ही दूर है और तुम लोगों का रास्ता यहाँ से बहुत लंबा है। इसके बाद वो आदमी तीनों को मांस खिलाता है और कुछ मांस के टुकड़े और माचिस देकर भेज देता है। उधर कोविन को पता चल चुका है कि तीनों लड़कियां कैंप से भाग चुकी हैं और ट्रैकर को नदी के बाद से उनके कदमों के निशान मिलना बंद हो गए हैं। ये बात मॉली की माँ को भी पता चल जाती है कि तीनों बच्चियां कैंप से भाग चुकी हैं। ये जानकर उनको बहुत खुशी होती है। वो ये उम्मीद करती हैं कि उनके बच्चे जल्द से जल्द घर पहुंच जाए। हालांकि उनके लिए ये सफर अभी बहुत लंबा है। अब मॉली को दिखाया जाता है कि वो एक घर के बाहर मुर्गी और उसके कुछ अंडों को चुराने की कोशिश कर रही है। तभी वहां उस घर की मालकिन आ जाती है जो कि एक वाइट लेडी है। वो मॉली को कुछ नहीं कहती बल्कि उन तीनों को खाना खिलाती है। जब मॉली जाने लगती है तो वो लेडी कहती है कि तुम लोग उस फेंस के पास से बच कर जाना, क्योंकि वहां बहुत सारे लड़के रहते हैं जो फेंस के पास खरगोश का शिकार करने की फिराक में रहते हैं। ये सुनने के बाद मॉली पूछती है, क्या रैबिट प्रूफ फेंस? वो लेडी कहती है हाँ। फिर वो पूछती है कि वो फेंस कहाँ पर है, तो वो लेडी उसे इशारा करके बताती है कि वहाँ उस तरफ है। अब ये तीनों बहनें फेंस की तरफ चलने लगती हैं, क्योंकि मॉली को पता है कि अगर वो फेंस के साथ साथ चलती हैं तो वो अपने गांव जिनलोंग तक पहुंच जाएंगी। जब मॉली फेंस के पास पहुंचते हैं तो उसे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो जानती है कि ये फेंस उसके घर के पास से गुजरती है, जहां पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। दूसरी तरफ नोवेल को पता चलता है कि इन बच्चियों को फेंस के पास एक गांव में देखा गया था। नोवेल समझ जाता है कि ये बच्चियां फेंस के सहारे अपने गांव की ओर बढ़ रही हैं। वो मैप को देखकर ये अंदाजा लगा लेता है कि कुछ दिनों के बाद ये बच्चियां टी पॉइंट पर पहुंचेंगी। वो वहां पर ट्रैकर और कुछ लोगों को निगरानी में लगा देता है। वो कहता है कि जब ये बच्चियां उस टी पॉइंट पर पहुंचेंगी तुम उन लोगों को पकड़कर कैंप में ले आना। जब मॉली और उसकी बहनें आगे बढ़ रही होती हैं तो उन्हें एक गोरा आदमी दिखाई देता है। ये एक अच्छा इंसान होता है। वो इन तीनों को खाने के लिए देता है और पूछता है कि तुम्हें किधर जाना है। तो मॉली बताती है हमें ईस्ट में जाना है। तब वो आदमी बोलता है ये फेंस जिनके सहारे तुम चल रही हो ये वेस्ट की तरफ जाती हैं। तब मॉली समझ जाती है कि वो गलत रास्ते पर चल रही है। वो गोरा आदमी उन बच्चियों को एक शॉर्टकट रास्ता बताता है और कहता है कि तुम अगर इस रास्ते पर जाओगी तो तुम्हें कम दूर चलना पड़ेगा। कुछ दिन लगातार चलने के बाद मॉली को एक घर दिखाई देता है और वहाँ एक लेडी दिखाई देती है। ये लेडी भी हाफ कास्ट चाइल्ड है। वो लेडी इन बच्चों को देखकर जान जाती है कि ये कैंप से भागी हुई हैं, क्योंकि अब तक ये खबर अखबारों में भी छप चुकी थी। उस लेडी से बात करते हुए उन बच्चियों को पता चलता है कि वो 800 मील का सफर तय कर चुकी हैं। वो लेडी कहती है इतना लंबा सफर आज तक किसी ने तय नहीं किया। वो मॉली को रात में वहीं ठहरने के लिए बोलती है और कहती है कि सुबह चली जाना। रात में उस लेडी के यहाँ पर एक आदमी आता है जो व्हाइट मैन है। वो बच्चियों को देखकर समझ जाता है। उस आदमी के जाने के बाद मॉली वहाँ से जाना चाहती है, मगर वो लेडी कहती है कि वो आदमी किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। मगर आधी रात को मॉली गाड़ियों की आवाज सुनती है। मॉली समझ जाती है कि उन्हें पकड़ने के लिए लोग आ चुके हैं, इसलिए वो अपनी दोनों बहनों को लेकर घर के पीछे झाड़ियों में छुप जाती है। इसके साथ ही वो अपने पैरों के निशान भी मिटा देती है। यहाँ पर ट्रैकर और उसके साथ जो लोग आए हैं वो उन बच्चियों को ढूंढते हैं, लेकिन रात होने की वजह से वो उन लोगों को नहीं देख पाते। ट्रैकर उस समय वहां से चला जाता है। जब वो सुबह आकर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि मॉली ने पत्तों से अपने पैरों के निशान मिटा दिए हैं। रात को ही मॉली और उसकी बहनें यहाँ से बहुत दूर जा चुकी हैं, इससे ट्रैकर इन लोगों तक नहीं पहुँच पाता। एक बार फिर से वो रैबिट प्रूफ फेंस के पास पहुँच जाती हैं। दूसरी तरफ कोविन, जो बहुत ज्यादा नाराज है, वो इंस्पेक्टर से कहता है कि ये बात चारों तरफ फैला दो कि ग्रेसी की मॉम उसका बिलौना में इंतजार कर रही है
आगे जाकर मॉली और उसकी बहनों को एक और आदमी मिलता है जो इन लोगों को खाने को देता है और बताता है कि ग्रेसी की मॉम ग्रेसी का बिलौना में इंतजार कर रही है, तुम लोग वहां तक ट्रेन से जा सकती हो। ये सुनने के बाद मॉली वहां से खड़ी हो जाती है और बोलती है, चलो यहाँ से, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मगर ग्रेसी उस आदमी की बातों में आ जाती है। उसके बाद मॉली अपनी बहन को कंधे पर बैठाकर वहां से निकल जाती है, पर ग्रेसी वहीं पर उस आदमी के साथ रुक जाती है। आगे जाकर मॉली को एहसास होता है कि उसे ग्रेसी को वहां पर नहीं छोड़ना चाहिए था। वो फिर से वापस आती है। तब वो देखती है कि ग्रेसी वहां स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रही है। मॉली छुपकर उसे इशारों से बुलाती है। ग्रेसी जैसे ही उसकी ओर बढ़ने लगती है तभी नोबिल का आदमी वहां पर आ जाता है और उसके साथ वो आदमी भी होता है जिसने उससे झूठ बोला था कि ग्रेसी की मॉम उसका इंतजार कर रही है। ये झूठ उसने कुछ पैसों के लालच में बोला था। अब ग्रेसी को पकड़ लिया गया है। मॉली और उसकी बहन ये सब देख रहे होते हैं मगर वो कुछ नहीं कर सकते। अब वो फिर से अपने घर की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। अब वही नोबिल जिन लॉन्ग इंचार्ज को खत लिखता है कि जैसे ही मॉली और उसकी बहन घर पहुंचे वो उनको दोबारा पकड़कर वापस कैंप भेज दे। इधर मॉली और उसकी बहन बिना रोक टोक अपने घर की ओर बढ़ रही थी। हालांकि वो पूरी तरह से थक चुकी थी। उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं है, मगर उनके पास कुछ था तो वो है सिर्फ और सिर्फ हिम्मत। कुछ समय के बाद उन्हें आसमान में चील उड़ती हुई दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाती हैं कि वो घर के आसपास ही हैं। मगर उनको ये नहीं पता कि जिन लॉन्ग में ही नोबिल का आदमी उन लोगों का इंतजार कर रहा है। कुछ समय के बाद इस आदमी को एहसास हो जाता है कि मॉली और उसकी बहनें वहां पहुंचने वाली हैं, तो वो जंगल की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन आगे जाने पर उसे मॉली की माँ और नानी मिल जाती हैं और वो वहां से डरकर भाग जाता है। अब मॉली की माँ और नानी जब थोड़ी देर और आगे बढ़ती हैं तो उन्हें मॉली और उसकी बहन दिख जाती हैं और वो इन दोनों बच्चियों को देखकर बहुत खुश होती हैं। वो उन्हें अपने सीने से लगा लेती हैं। इसके बाद मॉली की माँ और नानी वापस जिनलॉन्ग लौटते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो लौटे तो नोबिल के आदमी उन्हें वापस से पकड़कर कैंप में ले जाएंगे। इसलिए वो दोनों इन बच्चियों को लेकर दूर जंगल में चली जाती हैं ताकि नोबिल और उसके आदमी उन तक कभी ना पहुंच पाए। इधर नोबिल को दिखाया जाता है कि उसको बोला जा रहा है कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं कि हम मॉली और उसकी बहन को फिर से ढूंढ पाएं, इसलिए हम इस केस को यहीं पर बंद करते हैं। अंत में मॉली और उसकी बहन डेजी के फुटेज को दिखाया जाता है, जो कि अब बहुत बड़ी हो चुकी हैं। उन लोगों ने कैंप से अपने घर तक का सफर नंगे पांव 2400 किलोमीटर तय किया था, जो अपने आप में हिम्मत और हौसले की कहानी को दिखाता है। दोनों बहनों ने बताया कि उन्होंने फिर कभी अपनी बहन ग्रेसी को नहीं देखा। मॉली का कहना है दुख दर्द उनकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो कभी भी हार कर जीना नहीं चाहती। और इसके साथ ही ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।